सक्सेस टू ऑल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको लोगों को पता है कि बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम है फिर से अनाउंस कर दिया गया है और फिर से आपको दिसंबर से लेकर जनवरी तक बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि एक बार एग्ज़ाम हुआ था लीक होने के कारण जो है ना उसको रद्द कर दिया गया था। तो हम ये डिसाइड किए हैं कि क्यों ना जितने जो अभी पूछे गए हैं अक्टूबर में 1 अक्टूबर को जो भी प्रश्न पूछा गया है उन प्रश्नों का एनालिसिस कर दिया जाए और उसी से रिलेटेड पूरे प्रश्न बताया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा हो जाए। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो और नहीं भी एग्ज़ाम आप अगर देने जा रहे हो, अगर आप तैयारी में लगे हो तो आपको ये पता चल जाए कि हाँ कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं और कैसे प्रश्न आ रहे हैं, ताकि एनालिसिस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम आज एनालिसिस करेंगे साइंस का। कुछ चीज़ें लाए हैं जिसको देख करके आपको पता चल जाएगा कि साइंस में क्या पूछा गया था। साइंस में जो है ना पूछे गए थे, आज हम चर्चा करेंगे साइंस में सिर्फ रसायन की। रसायन में क्या क्या पूछा गया था रसायन शास्त्र में, अर्थात रसायनों का चर्चा हम आज करेंगे। रसायन चर्चा करने का मतलब है कि क्या पूछे गए थे इसमें। तो इसमें पूछा गया था कि भाई निम्न में कौन उपधातु है, यही पूछ दिया गया था कि कौन उपधातु है। तो आप समझ लीजिए कि उपधातु होता कौन कौन है। सबसे पहले आपको हम बोरॉन की चर्चा करेंगे। बोरॉन, अब ये बोरॉन जो होता है एक प्रकार का उपधातु है और इसका काम जो होता है एंटीसेप्टिक दवा बनाने में काम आता है। एंटीसेप्टिक दवा बनाने में ये बोरॉन जो है ना काम आता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और खाद्य परिरक्षण, अर्थात कोई भी खाने वाला चीज का अगर परिरक्षण करना है तो खाद्य परिरक्षण में भी आता है। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बोरॉन एक प्रकार का उपधातु है और इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो एंटीसेप्टिक दवा के रूप में और खाद्य परिरक्षण के रूप में। इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद आपका है एंटीमोनी। एंटीमोनी होता है दूसरा बोरॉन, दूसरा उपधातु एंटीमोनी। अब एंटीमोनी जो है एक प्रकार का उपधातु है। अब ये उपधातु का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो आपने दिया सलाई देखा होगा अपने जीवन में। अब तो थोड़ा सा उसका उपयोग कम हो गया है, लेकिन अभी भी उपयोग हो रहे हैं दिया सलाई। तो दिया सलाई के जो तीली होते हैं वो यही एंटीसेप्टिक मोनी अर्थात एंटीमोनी होता है, अर्थात ये उपधातु होते हैं। क्या होते हैं? उपधातु। उपयोग कर रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है। यही सवाल जब एग्जाम में आ जाते हैं तो हम नहीं लगा पाते हैं। तो याद रखिए कि ये इसका जो हम डेली लाइफ में जिसका यूज करते हैं वही प्रश्न ज्यादातर आने का संभावना होता है। तो आप ध्यान कर लीजिए, ये एंटीमोनी जो होता है दिया सलाई के तीली में होता है। क्या होता है? दिया सलाई जो होता है सलाई के तीली में। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि ये तीली में प्रयोग होता है, दिया सलाई के तीली में। तो मेरे ख्याल से दो आप समझ में आ गया होगा कि दो उपधातु आपने देख लिया। तीसरा उपधातु पोलोनियम होता है। तीसरा पोलोनियम। अब ये पोलोनियम देखिए पोलोनियम एक उपधातु है और ये पोलोनियम जो है मानव द्वारा बनाया गया पहला कृत्रिम उपधातु है। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि मानव ने पहली बार अगर कोई उपधातु बनाया है तो ये पोलोनियम बनाया है। तो पूछ लिया जाएगा कि भाई मानव द्वारा बनाया गया पहला, ठीक है, बनाया गया पहला उपधातु, ठीक है, पहला उपधातु। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। इतना बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपका है आर्सेनिक। आर्सेनिक भी एक उपधातु है। आर्सेनिक एक उपधातु है और आर्सेनिक के बारे में आपको क्या जानना है, कंप्यूटर चिप्स वगैरह देखते होंगे। कंप्यूटर चिप्स में इसी आर्सेनिक का काम आता है। ठीक है, सारे उपधातु की बात कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अभी सारे के सारे उपधातु हैं। और अभी हमने बोरोन के बारे में बताया कि भाई एंटीसेप्टिक दवा और परिरक्षण के रूप में कार्य करता है। मैंने अभी बताया एंटीमोनी दिया सलाई के तीली के रूप में कार्य करता है। और पोलोनियम जो है ना, ये आपको ध्यान रखना है, पोलोनियम मानव द्वारा बनाया गया पहला उपधातु है। और आर्सेनिक का जो काम होता है वो कंप्यूटर चिप्स में होता है। कंप्यूटर चिप्स या चिप कहिए उसको, ठीक है, कंप्यूटर चिप में जो है ना इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। किसका करते हैं? आर्सेनिक का। इस बात को ध्यान में रख लीजिए
क्योंकि जितने भी हम उपधातु बता रहे हैं सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये अभी हाल ही के बिहार पुलिस में भी आपसे यही पूछा गया था, किसके बारे में बोला था कि निम्न में कौन उपधातु है। वहां पे ये नहीं पूछा गया था कि इसका क्या कार्य है, लेकिन अब आगे हो सकता है कि उसके कार्य पूछ लिए जा सकते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखिए कि इसी बेस पर अगर आप तैयारी करेंगे तो 100% है कि इसी से आ जाएगा। तो आप कम पढ़ करके भी अच्छा स्कोर करके आ सकते हैं। उसके बाद अर्धसैनिक के बाद साथ ही एक गैलियम होता है जो आपको कंप्यूटर चिप में कार्य करता है। हालांकि गैलियम जो है ना उपधातु नहीं है, लेकिन अर्धसैनिक और गैलियम दोनों को हम कंप्यूटर चिप बनाने में कार्य करते हैं। तो इतना बात आपको ध्यान रखना है उपधातु से। तो उपधातु से मैंने पूरा बता दिया है, इससे ज्यादा कुछ प्रश्न उपधातु से नहीं पूछे जाएंगे। अब हम बात करेंगे अगली प्रश्न क्या पूछा गया था। ये तो पहला प्रश्न पूछा गया था कि कौन उपधातु है, ठीक है। निम्न में कौन उपधातु है, उसमें से ऑप्शन दिए गए थे लोहा, ऐसे करके कुछ धातुएं दिए गए थे और कुछ एक ही उपधातु था जिसमें उसमें था जर्मेनियम था। याद रखिएगा कि जर्मेनियम भी एक उपधातु है जिसका कार्य सोलर सेल में होता है। एक छूट गया है जर्मेनियम, वहां पे ऑप्शन में था जर्मेनियम। अब ये जर्मेनियम जो है ना इसका काम क्या है, सोलर सेल में काम करता है। सोलर सेल याद रखेंगे, सोलर सेल में कार्य करने वाला कौन है, जर्मेनियम। तो मैंने पूरा का पूरा उपधातु अभी बता दिया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, बोला गया था कि कौन अधातु है, अधातु के विषय में पूछा था। और अधातु के विषय में डायरेक्टली ये नहीं पूछा था कि क्या है, उसमें पूछा था कि भाई जो किसका जो है संरचना जो है ना पिंजरे के समान होता है। पिंजरे के समान किसका संरचना होता है, ये चीज पूछा गया था। पिंजरे के समान, ठीक है, किसकी संरचना होता है, संरचना होता है। क्लियर। अब ये बात आपको सामने आ गया, लेकिन आप जानते हैं फिर भी आपको पता नहीं होगा। याद रखिए कि कार्बन आपने पढ़ा होगा, कार्बन पढ़ा होगा 100%। कार्बन एक क्या है, अधातु है। कार्बन एक, मैं बता रहा था कि भाई कार्बन जो है, कार्बन के 3 अपरूप हैं। 3 अपरूप में आपका एक हीरा हो गया, दूसरा ग्रेफाइट हो गया और तीसरा आपका फ्लोरीन, ठीक है। बमकिस्टन फ्लोरीन इसका पूरा नाम है, लेकिन याद रखेंगे कि फ्लोरीन होता है। अब इसमें से हमसे यही पूछा गया था, साइंस में पूछा गया था कि पिंजरे के समान किसकी संरचना होती है। तो इन्हीं में से ऑप्शन था कि भाई यही तीनों ऑप्शन दिए गए थे कि इनमें से किसकी संरचना होती है जो पिंजरे के समान होती है। तो मैं आपको बता दूं ये चतुष्फलकीय होता है, 4 फलकों वाला होता है। तो पिंजरा तो नहीं ना होगा 4 फलक वाला, ये होता है, ये षष्ठकोणीय माने षष्ठ फलकीय होता है, 6 फलक वाला होता है। तो ये भी पिंजरा नहीं होगा, तो स्वाभाविक है आपके ऑप्शन ये हो जाएंगे। अगर ये चीज आपको पता होता तो आसानी से लगा लेते, ठीक है। ये इसकी जो संरचना होता है एक सोकर बॉल और पिंजरे के समान होता है। यही चीज मतलब पूछा गया था कि भाई किसकी जो संरचना होगी वो पिंजरे के समान होगी। तो मैं आपको ये सारे चीज को याद रखना है। कल होके हो सकता है कि आपसे ये भी पूछ दिया जाए कि भाई हीरे की संरचना किस आकृति की होती है, या किसकी संरचना चतुष्फलकीय होता है, 4 फलकों वाला होता है। चतुष्फलकीय का मतलब यही होता है। तो आपको ध्यान रखना है हीरा। 6 फलकों वाला कौन होता है, ग्रेफाइट, ठीक है। और वही आपको 60 जो C60 जो है ये कितने फलक है, इसके कोई फलक नहीं है। ये एक प्रकार का सोकर बॉल की तरह है और इसकी संरचना एक पिंजरे की तरह है। तो मेरे ख्याल से इस समझ में आ गया होगा। अब हम इतना ही से अगर हम छोड़ दें तो हो सकता है कि इससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि हीरा को उसने उठाया अर्थात कार्बन को उसने उठाया, तो कार्बन से रिलेटेड हमको सब चीज की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व माना गया। और महत्वपूर्ण तत्व मानने के लेकर के हो सकता है कि वो कार्बन से ही उठा ले प्रश्न, क्योंकि कार्बन एक बहुत बड़ा मतलब एक समझिए कि एक दुनिया में अगर सबसे ज्यादा अगर कोई श्रृंखला बनाता है तो कार्बन ही बनाता है, ठीक है। जिसके पास कार्बन का ज्ञान है समझिए वो पूरा आधा केमिस्ट्री से अधिक वो जानता है। अर्थात कहने का मतलब है कि श्रृंखला जो सबसे अधिक श्रृंखला बनाने वाला और सबसे अधिक जो तत्व बनाने वाला जो है ये कार्बन है। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। अब हम बात करेंगे कार्बन की, तो थोड़ा सा कार्बन के बेसिक बता दे रहे हैं। कार्बन जो होता है वर्ग 14 का सदस्य है, वर्ग 14 का सदस्य कार्बन है। इतना बात आप ध्यान रखें, पूछ लिया जाएगा कि वर्ग कौन सा है, किस वर्ग में आता है, ये भी पूछ नॉर्मल है कि भाई किस वर्ग में आ रहे हैं, तो 14 वर्ग में आ रहे हैं। आपने पढ़ा है कि मोसले के हिसाब से टोटल कितने वर्ग बनाए गए हैं, बता सकते हैं?
कितने, हम अभी साइंस में आपको बताए थे, कितने वर्ग। मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 9 उदाग्र लाइन खींचे थे, 9 उदाग्र लाइन खींचे थे, नहीं 9 ये मेंडलीव खींचा था, सॉरी 9 जो है ना मेंडलीव खींचा था, और उसने मोसले खींच दिया था 18, मोसले खींच दिया था 18। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि मोसले के आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग है। उदाग्र लाइन को ही वर्ग कह रहे हैं, और ऐसा लाइन तो दोनों सेम ही खींचे थे, परा हुआ लाइन जिसको हम कहे थे ना, तो इसका मतलब 7 आवर्त ये भी खींचा है, 7 आवर्त मेंडलीव ने भी बताया। और आपको ध्यान रखना है कि उदाग्र लाइनों की संख्या जो है मोसले ने खींच दिया था कितना, 18, और इसने कितना खींच दिया था, 9 खींचा था। तो इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि यहां से भी प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, तो उसी में से 14वां जो लाइन है, 14 वर्ग उसी को कह रहे हैं, आगे समझ में। तो 14 वर्ग, 14 का सदस्य कौन है, कार्बन। कार्बन नॉर्मल ही सवाल है, एकदम से नॉर्मल है, लेकिन अगर यही पूछ दिया जाए तो वहां फंस जाएंगे आप। इसीलिए ध्यान रखेंगे कि कभी भी एग्जाम में नॉर्मल ही पूछ करके बच्चे को कंफ्यूज किया जाता है जनरली। अब बात करते हैं, वर्ग 14 है तो एक चीज वर्ग 14 के विषय में और पूछ लिया जाता है। क्या पूछा जाता है कि वर्ग 14 का सदस्य है, लेकिन वो अपरूपता नहीं दिखाता है। तो मात्र एक ही है सदस्य, एक ही सदस्य वर्ग 14 का है जो अपरूपता नहीं दिखाता है, उसका नाम, उसको हम शॉर्ट में पीवी बोलते हैं, ऐसे लेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेड, ठीक है। लेड जो होता है ये वर्ग 14 का ही सदस्य है, लेकिन अपरूपता नहीं दिखाता है, मतलब इसके कोई अपरूप नहीं है, लेकिन इसके अपरूप हैं, कार्बन के अपरूप हैं। जितने भी वर्ग 14 में होंगे सबके सब अपरूप हैं, बस एक अपवाद में है जिनके कोई अपरूप नहीं है, तो अपवाद वाला को आपको ध्यान में रखना है। तो वर्ग 14 से जब उठाया है तो वर्ग 14 के बारे में मैंने बता दिया है, ठीक है। अब आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में भी आ गया होगा और याद भी हो गया होगा, और याद हो ही जाएंगे। 100% है कि इस तरह से अगर हम पढ़ें तो 100% है, चीजें जल्दी से जल्दी रिलेट करके हम याद कर लेंगे, आगे समझ में। क्योंकि जो चीज फोकस होता है सामने, जो चीज सामने फोकस होता है, उन चीजों को याद करना हमारे लिए ज्यादा सरल हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये बिहार पुलिस में पूछा गया। अब कहेंगे बिहार पुलिस में जो आया मामूली बात तो है नहीं, ऐसे परिस्थिति में आप चीजें जितने भी बताया जाएगा इससे आपको याद हो जाएगा, आगे समझ में। चलिए, तो हमने बताया कि पिंजरा का सामान किसका होता है, इसका होता है। हीरा की बात कर रहे थे, तो हीरा जो है, हीरा जो 4 फलक वाला होता है, इतना बात आपको ध्यान रखना है। और उसके साथ आपको कार्बन की हम चर्चा कर रहे थे, तो कार्बन जो है, कार्बन में हीरा को आपको जरूर ध्यान रखना है कि हीरा जो है सार्वभौमिक तत्व के रूप में कार्बन आता है, जिसमें से हीरा का नाम, हीरा जो है ना बहुत ही कीमती है। आपको पता होना चाहिए कि हीरा के क्या बनाए जाते हैं, आभूषण। साथ में हीरा से ही, मतलब कोई भी अगर पत्थर काटना है तो पत्थर काटने के लिए हीरा का यूज किया जाता है, ठीक है। हीरा पत्थर को काट सकता है, क्योंकि हीरा खुद एक पत्थर है, और पत्थर ही पत्थर को, आपने सुना होगा कि पत्थर ही पत्थर को काटता है, लोहा ही लोहा को काटता है, ये बात आपने सुना होगा। तो इसलिए हीरा भी पत्थर को काट सकता है, कैसा भी पत्थर हो उसको क्या कर सकता है, काट सकता है, ठीक है। ये एक क्रिस्टलीय संरचना बनाता है, याद रखेंगे, ये भी एक क्रिस्टलीय संरचना बनाता है, ठीक है। दोनों के दोनों क्रिस्टलीय संरचना बनाते हैं, लेकिन याद रखेंगे कि ये सुचालक नहीं, ये कुचालक है। क्या है, कुचालक। याद रखें, कुचालक का मतलब है विद्युत इसमें प्रवाहित नहीं हो सकता है, कुचालक। क्या है, कुचालक। और ये क्या है, सुचालक, ठीक है, सुचालक है ये, इसमें विद्युत प्रवाहित हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये सुचालक कुचालक जनरल बच्चा को आता है, ये नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछने वाला। पूछेगा क्या, पूछेगा कि भाई ये जो है ना, ये इसका स्रोत क्या है, किस पत्थर का ये स्रोत है। तो किम्बरलाइट पत्थर का स्रोत है ये हीरा। हीरा जो है ना किम्बरलाइट पत्थर से मिलते हैं, ठीक है। सबसे कीमती पत्थर है किम्बरलाइट, और कीमती पत्थर जो है हीरा जो है ना, इन्हीं के मतलब हीरा का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो किम्बरलाइट पत्थर। क्या है, किम्बरलाइट पत्थर, याद रखेंगे, किम्बरलाइट पत्थर, ठीक है। इस बात को ध्यान में कर लीजिए, किम्बरलाइट पत्थर ध्यान रखना है। उसके बाद है इसके अपेक्षिक घनत्व ध्यान रखने हैं। हीरा के अपेक्षिक घनत्व कितना होता है, कोई बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। हीरा का जो अपेक्षिक घनत्व है वो 3.52 होता है, ठीक है। हीरा का अपेक्षिक घनत्व 3.52 होता है। कंफ्यूज कर गए ना, अपेक्षिक घनत्व और अपवर्तनांक दोनों अलग अलग चीज होते हैं। अब यही चीज पूछा जाएगा तो 4.42 बताएं, तो 4.42, 2.42, यानी कहने का मतलब है कि बताए हुए हैं सर जी 2.42, तो ऐसी परिस्थिति में आप 2.42 ही लगा के आएंगे,
लेकिन देखेंगे नहीं कि क्या पूछा, अपेक्षिक घनत्व पूछा कि अपवर्तनांक पूछा। इसीलिए पूरा का पूरा ज्ञान एक चीजों के विषय में होना चाहिए। ठीक है, तो अब देख लीजिए, ये पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि अपवर्तनांक कितने हैं। अब 2.42 फिक्स नहीं है, उस समय कभी कभी ऑप्शन में 17 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 17 को ही हम 42 लिख देते हैं, तो एग्जैक्ट ये है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है। तो मैंने आपको बता दिया है, अम्ल और क्षार का कोई असर इस पर नहीं पड़ता है। चाहे अम्ल में गलाने जाइए, क्षार में गलाने जाइए, कुछों में गलेगा नहीं है। तभी तो कीमती है, तभी तो कीमती है कि अम्ल और क्षार का कोई असर इस पर नहीं पड़ता है। तो बात हम हीरा की कर रहे थे। हीरा में आपको क्या क्या ध्यान रखना है? हीरा में ध्यान रखना है आपको इसका अपेक्षिक घनत्व, इसका अपवर्तनांक। ये कठोर, सबसे दुनिया का सबसे अगर कठोर चीज है, तत्व है, तो हीरा ही है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। उसके बाद इसका स्रोत क्या है? किम्बरले पत्थर। क्या स्रोत है? किम्बरले पत्थर। ठीक है, उसके बाद है इसको आसानी से हम, यानी कहने का मतलब है कि गलाया नहीं जा सकता, न तो अम्ल में न तो क्षार में। ठीक है, फलक कैसा होता है इसका? 4 फलकों वाला होता है, जिसको हम चतुष्फलकीय कहेंगे। क्या कहेंगे? चतुष्फलकीय। अब बात कर लेते हैं कि सर हीरा के बारे में इतना तो बता दिए, लेकिन इतना तो बता दीजिए कि हीरा सबसे ज्यादा मिलता कहाँ है? विश्व में सबसे ज्यादा हीरा कहाँ मिलते हैं? तो विश्व में 60% हीरा का उत्पादन रूस करता है। कौन करता है? रूस। हीरा का 60% उत्पादन करता है। तो इस बात को भी आप पूछ लिया जाएगा कि भाई सर्वाधिक हीरा कहाँ से उत्पादित होते हैं? तो सबसे ज्यादा जो है रूस करता है। कौन करता है? रूस। उसके बाद और भी एक चीज आप ध्यान कर लीजिए कि भारत में हीरा कहाँ मिलते हैं, ये भी पूछ लिया जाएगा कि भारत में, सर भारत में हीरा कहाँ मिलते हैं? तो भारत में जो है आपको पन्ना की खान मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है हीरा के लिए। तो इस बात को ध्यान में कर लीजिए। ठीक है, तो इतनी बात आप अगर ध्यान रखते हैं तो हीरा से संबंधित अगर पूछ दिया जाएगा तो आप बना लेंगे। ठीक है, ये सारे बेसिक इंफॉर्मेशन थे। अब हम बात करेंगे ग्रेफाइट की। किसकी करेंगे? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। अब ये ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट जैसा कि आपको पता है कि ग्रेफाइट में फलक क्या होते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, एक चीज और जान लीजिए, हीरा एक काला हीरा भी होता है। हीरा में एक काला हीरा भी होता है, और जिस काला हीरा को हम बोट के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? बोट। कभी सुना आपने? काला हीरा नहीं सुना होगा। काला हीरा बोट होता है, उसको बोट कहते हैं। ठीक है, अब बोट के साथ साथ उसका एक और नाम भी है। ठीक है, बोट, बोट भी नाम है और एक नाम और है उसका, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। उसका नाम कोवार्ड है, कोवार्ड करके आता है। ठीक है, कोवार्ड। ठीक है, कोबार्ड भी इसका नाम है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। हीरा को कोबार्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोबार्ड। तो किस हीरा को कहते हैं? काला हीरा। कभी आपने सुना, आपने देखा भी नहीं होगा काला हीरा। तो आप ऑप्शन में जब उस समय पूछा जाएगा तो उस समय काला, कभी आप सबसे पहले काला छोड़ देंगे। क्या करेंगे? काला छोड़ देंगे, कहेंगे नहीं काला तो होगा ही नहीं, क्योंकि हीरा अभी तक काला हमने देखा ही नहीं। लेकिन हीरा जो है ना, काला भी होता है। आगे समझ में? तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट देखिए, ग्रेफाइट में फलक 6 है। कितने फलक है? 6। इसीलिए षष्ठ फलकीय कहते हैं। क्या कहते हैं? षष्ठ फलकीय। इसका भी अपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है। कितना होता है? अपेक्षिक घनत्व। क्या होता है? अपेक्षिक घनत्व। ठीक है, 2.2 ग्रेफाइट का होता है। कितना किसका होता है? ग्रेफाइट का। अब ग्रेफाइट भी आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। किस लिए महत्वपूर्ण है? तो सर इसका अपेक्षिक घनत्व तो होता ही है, ये सुचालक है। क्या है? सुचालक है। इसका उपयोग स्नेहक के रूप में होता है। अब स्नेहक क्या होता है, कोई बता सकते हो? स्नेहक के रूप में होता है। ग्रीस सुना है आपने? ग्रीस, ग्रीस सुना है? ग्रीस नहीं सुना है? किसी चीज का ग्रीसिंग करते हैं, हाँ हाँ, लगाने वाला ग्रीस, वो ग्रीस के रूप में कार्य करता है। ये स्नेहक का मतलब है कि कहने का मतलब लगा देने के बाद चिकनापन हो जाता है, या मतलब घस्सा नहीं लेता है, घर्षण कम हो जाता है। तो घर्षण कम करने के लिए स्नेहक का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कभी कभी पूछ लिया जाता है कि स्नेहक का यूज किस लिए करते हैं? घर्षण को कम करने। तो स्नेहक रूप में किसका प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट का। ठीक है, उसके बाद है आपको पेंसिल के रूप में भी प्रयोग होता है। किसके रूप में? पेंसिल आपने जो देखा होगा। ठीक है, पेंसिल, ग्रेफाइट का युग पेंसिल, जो पेंसिल जो होता है लिखने वाला,
वो ग्रेफाइट है। तो इस रूप में स्नेहक के रूप में करते हैं। सर ये सुचालक होता है, स्नेहक के रूप में करते हैं, पेंसिल के रूप में भी कर लेते हैं। और साथ ही मंदक के रूप में काम करता है। मंदक क्या होता है? मंदक, तो मंदक के रूप में ये भट्टी में, नाभिकीय भट्टी जो रिएक्टर जिसको नाम है मंदक, जो जहां पे रेडियो एक्टिव तत्वों को क्या किया जाता है? विखंडित किया जाता है। तो विखंडित होगा तो उस समय क्या होता है कि एक न्यूट्रॉन के नाभिक जब टूटेंगे ना, एक न्यूट्रॉन के नाभिक टूटेंगे तो 3 न्यूट्रॉन पैदा लेगा। एक न्यूट्रॉन के नाभिक टूटेंगे तो कितने पैदा लेंगे? 3। तो इस तरह से एक टूटा 3, फिर 3 टूटा तो कितना? 9। ऐसे टूटते चले जाते हैं, ऐसे विखंडित होते जाएंगे। भाई ये प्रक्रिया क्या है? बहुत भयानक हो जाएगा। तो भयानक को कम करने के लिए, धीरा करने के लिए इसका मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। सर खाली ग्रेफाइट का प्रयोग होता है? नहीं, भारी जल का प्रयोग भी होता है। किसका होता है? भारी जल। अब ये भारी जल क्या होता है? पहली बार सुने का? भारी जल, भारी जल जो है ना, हम D2O बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसको बोला जाता है। याद रखिएगा कि भारी जल का प्रयोग हम मंदक के रूप में करते हैं। तो ग्रेफाइट का प्रयोग कहां करते हैं समझ में आ गया। साथ में आपको भारी जल का भी प्रयोग याद रखना है। इतना बात आप अगर याद रखते हैं, और ये मुलायम भी होता है, याद रखिएगा ये प्रकृति में कैसा होता है? मुलायम। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की बात किए हैं अभी, जिसकी बात जो भी बात कर रहे हैं ग्रेफाइट। ऐसे हम इसका साथी था इसलिए हमने DTO का चर्चा कर दिया, भारी जल का। भारी जल यहाँ कोई जरूरत नहीं है, हम अभी ग्रेफाइट की चर्चा किए थे जिसमें सुचालक होता है, स्नेहक के रूप में काम करता है, पेंसिल के रूप में काम करता है, मंदक के रूप में काम करता है। मंदक का मतलब क्या हो गया? मैंने समझा दिया कि जहां पे भट्टी रिएक्टर होता है, उस रिएक्टर में यूरेनियम तत्वों को विखंडित किया जाता है, जिसमें एक बार जब विखंडित एक नाभिक को तोड़ा जाता है तो 3 न्यूट्रॉन पैदा ले लेते हैं। फिर उस तरह से न्यूट्रॉनों का भयमार हो जाता है, और जैसे न्यूट्रॉन पैदा होता है वैसे एक बहुत बड़ा मतलब विखंडन अभिक्रिया शुरू हो जाता है। तो उसको धीमा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट। ठीक है, साथ में भारी जल का भी प्रयोग होता है। आगे समझ में, इतना बात आपको समझ में आ गया। अब हम फ्लोरीन की बात करें। किसकी? बमकिस्टर फ्लोरीन जो है ना, इसकी संरचना पिंजरे किस तरह है तो ऑलरेडी हम बता दिए हैं। इतना ही याद रखना है, इसकी संरचना कौन से? सॉकर बॉल और पिंजरे की तरह होता है। C60 को हम क्या कहते हैं? C60 को ही फ्लोरीन कहते हैं। ये क्या है? कार्बन के अपरूप है। कार्बन का नया अपरूप कौन है? तो यही C60 है। आगे समझ में, तो ये ध्यान रखेंगे। ऐसे कई उपचारों में भी इसके प्रयोग में लाए जाते हैं, पता लगाने के लिए, जैसे कहने का मतलब ट्यूमर वगैरह सबका पता लगाने के लिए, तो इन चीजों का प्रयोग किया जाता है। तो हम यहीं पे आप कार्बन को पूरा खत्म कर दिए हैं, अब इससे ज्यादा कार्बन से नहीं पूछे जाएंगे। फिर अगले दिन हम लाएंगे और भी साइंस के जो भी बचे हुए हैं साइंस, हम केमिस्ट्री का अलग करेंगे, फिजिक्स का अलग करेंगे, और उसके बाद है आपका बायोलॉजी का अलग करेंगे। तीनों साइंस को जो है ना, हम कम से कम दिनों में हम इसको खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, जिसके कारण हम फिर से नया वीडियो लेकर के आए।